क्या इस देश का किसान आत्मनिर्भर है? ये सवाल उठता है। बजट स्पीच में कुछ कहा भी नहीं, रोजगार का तो, बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं लिया। The MSME sectors have lost 35%. 35% of all MSMEs have wound up. What have you done for them? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy. जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया और बजट में शुरुआत में ही मंत्री जी ने भारत की आत्मनिर्भरता की बात की। कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा, कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि भारत आत्मनिर्भर हो। हम सभी चाहते हैं, ये हमारा सपना है। लेकिन जो हालात हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, उससे कई सवाल उठते हैं कि वाकई में हम उस दिशा में जा रहे हैं? क्या इस देश का किसान आत्मनिर्भर है? ये सवाल उठता है। क्या हमारे दलित भाई आत्मनिर्भर हैं? क्या अल्पसंख्यक भाई और बहन आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारा एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर है? क्या छोटे छोटे उद्योग व्यापारी आत्मनिर्भर हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 86% किसान हिंदुस्तान के, उनकी जो होल्डिंग है, जमीन है, वो 5 एकड़ से कम है। 86%। तो क्या वो आत्मनिर्भर हैं? इसीलिए क्या किसान दिल्ली के बॉर्डर पे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है? ये सवाल का आपको जवाब देना होगा। भाषण तो हो सकता है, वर्ड स्मिथ भी हो सकते हैं, लेकिन जमीनी असलियत हिंदुस्तान की क्या है, यह आपको समझना होगा। एक गरीब आदमी सोचता होगा कि मेरी छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया, मुझे तो उड़ना सिखा दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वो ऐसी उड़ान चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो। After all, you've been in power from 2014. No more excuses. Congress was power for 60 years. You've been there for 6 years. And so your report card will have to be looked into. Let's see some facts and figures just before COVID happened. Why I say the budget is a contextual exercise? Because just before the COVID, there are certain economic indicators that tell you how badly this economy was managed. And then COVID came, and what's the result of COVID on the economy? I'll give you some of that data also. But let me start by giving you as to what was the state of the economy just before COVID. Industrial investment growth rate. NDA 6%, पुरानी बात कर रहा हूं, UPA 1 25%, UPA 2 3%, BJP 1%, 2%. Credit of bank loans, real growth per year, NDA 13%, UPA 1 20%, UPA 2 6%, BJP 4%. Exports, NDA 16%, UPA 1 24%, UPA 2 18%, BJP 3%. Imports, average growth rate, NDA 15%, UPA 1 31%,
UPA 2 16%, BJP 4%. Sales of corporate sector, real growth, NDA 11%, UPA 1 17%, UPA 2 7%, BJP 3%. Corporate profits, NDA 0.7%, UPA 1 2.7%, UPA 2 2.1%, BJP 1.4%. तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy. Just one data you should know. 1% in 2018, 1% of the people of this country owned 58% of the assets of this country. And in 2019, 1% of the people of this country owned 73% of the assets of the country in 1 year. In 1 year. This is a classic case of crony capitalism. ये जो आप पोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये पोर्ट्स किसको जा रहे हैं? ये एयरपोर्ट्स किसको जा रहे हैं? जे हमारी देश की संपत्ति कहां जा रही है? कौन ले रहा है? कौन खरीद रहा है? और आप उसका साथ दे रहे हैं। असलियत तो ये है, मैडम मिनिस्टर, कि there are 4 or 5 big boys in this country who own almost all assets in this country. And one very big boy is everywhere. No, I'll not name anybody. He's everywhere. Ports, airports, city gas distribution centers, railways. Everywhere. I mean, I see his footprint everywhere. असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना, वो तो जरूरी है ना। 6-7 एयरपोर्ट प्राइवेट उनको दे दिए। नीति आयोग ने विरोध किया, फिनेंस मिनिस्ट्री ने विरोध किया, उसको ओवररूल कर दिया। तो आप रेवेन्यूज इंक्रीज कैसे करोगे? ये सवाल उठता है। और जो आप आंकड़े बता रहे हो कि अब आपकी जीडीपी नॉमिनल रेट उसका 14% होगा, वो तो बात की बात है। कब होगा, कैसे होगा, वो तो वक्त बताएगा। और प्रॉब्लम ये है कि आपने पिछले साल, क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं और था नहीं, आपने सोचा कि भाई हमारी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जब हम मीट करेंगे तो हमारे पैसा मिल जाएगा। तो आपके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 वाज व्हाट? 2,10,000 crores. What did you achieve? 32,000 crores, which is 15%. And this year our disinvestment target is 1,75,000 crores. That's how you say that you will next year, the fiscal deficit will come down to 6.8%. But where will you achieve 1,75,000 crores if your track record is this? How will you achieve it? Hungry for employment. रोजगार है नहीं लोगों के पास। किसी भी सेक्टर में देख लो, उसके बारे में तो आपने अपने बजट स्पीच में कुछ कहा भी नहीं। रोजगार का तो, बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं लिया। आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी, वॉल्यूम 1 में भी रोजगार का कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या परवाह है? आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश की जनता को नहीं मिल रहा। The finance minister very well knows that there is a Ministry's report, Reserve Bank of India's report of July 2020, because the finance minister has suggested that all the NPAs, and the NPAs are now are snowballing, all the NPAs will be transferred to a new asset reconstruction company, and they will then be managed by an asset management company. And then the scheme seems to be, because the details of the scheme are not with us, but broadly, what you say is that the net worth of an NPA will be determined
after minusing the provisioning in the bank accounts, in the accounts of the bank, and that of that net worth, say that net worth comes to 100 crores. Just give an example. 15% will be paid in cash to the bank, and the balance 85% will be a sort of a haircut for the bank, right? And then security receipts will be given to this asset reconstruction company, and through those security receipts, the value of the asset will be realized. This is the scheme that you have adopted. Now, we don't know at what stage the 15% cash is to be given. Nobody knows. And from where? From which account? And all this will be managed by the public sector banks who were actually mismanaged earlier and brought the NPAs to this high level. This will all be managed by the public sector banks. So I'm asking you, how will you give that 15%? When will you give that 50%? How will you calculate who is to give? तो और देखिए, स्टील सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, पावर सेक्टर में 2-3 प्लेयर हैं, एक प्लेयर सब सेक्टर में है, तो ये कैसे काम चलेगा? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म. और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आपने ये बात कही है कि हम पुराने बजट्स में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे. ये आपने कही, आपके प्रधानमंत्री जी ने कही. और इस बजट में आपने क्या किया? आपने असम में, ये सब जो राज्य सरकारें हैं, यहाँ चुनाव आने वाले हैं, असम में 34,000 करोड़. प्लीज I'm just concluding in a minute. वेस्ट बंगाल में, ये बात तो करने दो. वेस्ट बंगाल में 675. 1 minute. असम, वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर्स बना रहे हैं आप. केरला में 1100 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे. तमिलनाडु में 3500. और आप कहते हैं आप वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते. आप बजट में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो और ऑफ बजट नोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो. Thank you, Mr. Sewal. I'm calling the other speaker. Thank you very much.